हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है एकेडमिक राइटिंग। एकेडमिक राइटिंग होती क्या है और किस लिए ज़रूरी होती है, इसका पर्पस क्या है और हम कैसे कर सकते हैं, इस सभी चीज़ों का आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो व्हाट इज़ एकेडमिक राइटिंग? Academic writing is the process of breaking down ideas and using deductive reasoning, formal voice, and third person point of view. It is also about what you think and what evidences has contributed in that thinking. So academic writing basically एक प्रोसेस है, एक पूरा तरीका है जिससे आप जो भी आपके मेजर आइडियाज़, जो भी आपके बड़े बड़े आइडियाज़ होते हैं, उसको आप ब्रेक डाउन करते हैं, यानी उनको आप पार्ट्स में तकसीम करके उसके बाद उनकी डिडक्टिव रीज़निंग करते हैं, उसकी लॉजिक बताते हैं, उसको रीज़न के साथ उसकी स्टेटमेंट्स देते हैं और उस पूरे आर्टिकल को और उस पूरी राइटिंग को एक बहुत ही फॉर्मल टोन देते हैं। फॉर्मल वो किस्म की लैंग्वेज या राइटिंग होती है जो आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी अदारे के लिए इस्तेमाल करें, उसे हम फॉर्मल कहते हैं। लेकिन वो जो हम अपने फ्रेंड्स वगैरह के लिए लेटर्स में लिखते हैं, अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव्स के लिए, वो इनफॉर्मल होता है। इस तरह की लैंग्वेज जो हम अपने दोस्तों में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन फॉर्मल उस तरह की ज़बान होती है, उस तरह की राइटिंग होती है जो कि हम किसी भी अदारे या फिर अपनी जॉब्स के लिए लिख सकते हैं। सो ये एक रीज़न है एकेडमिक राइटिंग का कि हम उसे फॉर्मल टोन दें अपनी राइटिंग को, इसलिए हम लोग ये प्रोसेस यूज़ करते हैं। साथ ही साथ कि थर्ड पर्सन जो होगा उसका क्या पॉइंट ऑफ व्यू होगा इससे रिलेटेड एकेडमिक राइटिंग में। इट इज़ ऑल्सो अबाउट व्हाट यू थिंक एंड व्हाट एविडेंसेस हैड कंट्रीब्यूटेड टू द थिंकिंग। और इसी में ये भी हमें पता चलता है कि आखिरकार हम सोचते क्या हैं और हमारी सोच के मुताबिक हमें कौन कौन से ऐसे एविडेंसेस मिलते हैं जो हमारी सोच को प्रूव कर रहे हैं। एकेडमिक राइटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है हर फील्ड में और हर प्रोफेशन में। आप मेडिकल में हो, पैरामेडिक्स में हो, इंजीनियरिंग में हो या फिर किसी भी दुनिया के प्रोफेशन में क्यों ना हो, हर फील्ड में एकेडमिक राइटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ये आपके पूरे लेटर को, पूरी समरी को, पूरे फॉर्मेट को या पूरे रिसर्च पेपर को एक फॉर्मल टोन देती है। फॉर्मल टोन जो होती है हमारे पास, इस तरह की हम कह सकते हैं राइटिंग होती है जो कि हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी अदारे के लिए इस्तेमाल करें, जबकि हम लोग अपने फ्रेंड्स वगैरह में या अपनी रिलेटिव्स में जो इस्तेमाल करते हैं वो इनफॉर्मल होती है। लेकिन जो हम किसी ऑर्गेनाइजेशन, अपने वर्क प्लेस, अपनी जॉब प्लेस के लिए इस्तेमाल करते हैं वो फॉर्मल होती है। तो ये हमारी पूरी राइटिंग को, रिसर्च पेपर या जो भी प्रोजेक्ट जिस पे हम काम कर रहे हैं उसको एक फॉर्मल टोन देती है। फिर ये एक कुछ प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग होती है, इसके अंदर कुछ चीज़ें होती हैं जिसका हमें बहुत ध्यान रखना होता है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड्स होते हैं किसी भी इंटरनेशनल लेवल पर। जब भी आप कोई राइटिंग दे रहे हो या फिर इंटरनेशनल लेवल पर आप एक स्टैंडर्ड के मुताबिक जब भी कोई पब्लिकेशन कर रहे हो, उसके अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। Purpose of academic writing. There are several purposes of academic writing, but the main purpose of academic writing is to provide the information with a clear, appropriate and thoughtful image of that specific subject या topic. So, पर्पस क्या है? बेसिकली हम लोग किस मकसद के तहत एकेडमिक राइटिंग कर रहे होते हैं। सबसे पहले तो हम लोग क्लैरिटी के लिए कि जो भी हमारा आइडिया है या जो भी हमारा आर्ग्यूमेंट है, जो भी हमारा रीज़न है कोई भी रिसर्च पेपर या प्रोजेक्ट करने का, वो पर्पस क्लियरली अगले बंदे को अंडरस्टैंड हो जाए, उसे समझ आ जाए बेहतर तौर से। तो क्लियरिटी के लिए, यानी क्लियर चीज़ों को क्लियर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सेकेंडली, अप्रोप्रिएट एंड थॉटफुल इमेज। सही है, जो भी आपका स्पेसिफिक कोई सा भी सब्जेक्ट हो सकता है, कोई सा भी टॉपिक हो सकता है, उससे रिलेटेड आप बिल्कुल अप्रोप्रिएट यानी बिल्कुल दुरुस्त किस्म की इन्फॉर्मेशन दें और बिल्कुल थॉटफुल इमेज दें। दैट मीन्स कि आप इस तरह की इमेज क्रिएट करें कि अगला बंदा सोचने पर मजबूर हो जाए, वो समझे कि आपका आइडिया बहुत ही वैलिड है, बहुत ही सही है। ठीक है, तो ये चीज़ों का बहुत ध्यान रखना होता है। देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ एकेडमिक राइटिंग। ठीक है, बहुत सारी हमारे पास टाइप्स आ जाती हैं एकेडमिक राइटिंग की, और हर किसी का एक डिफरेंट पर्पस होता है, स्पेसिफिक और डिफरेंट पर्पस होता है। जैसे अगर एग्जांपल लें तो वन टाइप ऑफ एकेडमिक राइटिंग इज़ डन फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑफ द सब्जेक्ट। एक तरह की अगर हम देखें, एक टाइप की एकेडमिक राइटिंग वो होती है जिसमें हम लोग अपने जो भी हमारा सब्जेक्ट होता है, जो भी हमारा मेजर मुद्दा होता है, जो भी सब्जेक्ट होगा, उसको हम एक्सप्लेन करते हैं। वैसे एक और किस्म की जो एकेडमिक राइटिंग होती है, उसके अंदर हम लोग अपने जो भी हमारा मैटर होता है उसको डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। Now moving forward to the purpose of academic writing. सो एकेडमिक राइटिंग के पर्पसेस अब देखेंगे।
कि कौन कौन से एकेडमिक राइटिंग के पर्पसेस हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है? दुरुस्त, कोई सी भी दुरुस्त बात करना, ठीक है। तो एक्यूरेसी में आता है व्हेन यू स्टार्ट राइटिंग यू नीड टू यूज़ मोर एक्यूरेट एंड ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन और वर्ड्स, ठीक है। जब भी आप एक्यूरेसी की बात करेंगे तो आपको हमेशा अपनी जो भी आपका प्रोजेक्ट है या जो भी आपकी राइटिंग है उसमें उस तरह की चीज़ें लिखनी है जो बहुत ही एक्यूरेट है, यानी कि बहुत ही दुरुस्त है। उसके अंदर कोई भी आप झूठी बात नहीं लिख रहे हैं, बहुत ही सही बात कर रहे हैं। सेकेंडली कि जो बहुत अथेंटिक हो। अथेंटिक का मीन्स मतलब यही होता है कि जो आपकी सच्चाइयों से रिलेटेड हो, कि आपको पता हो कि जो आपने लिखा है वो बिल्कुल सच है, वो बिल्कुल क्लियरिटी, आपके पास श्योरिटी है कि वो चीज़ बिल्कुल सही है। मुस्तनद, अथेंटिक का अगर वैसे हम लफ्ज़ी मायना देखें तो मुस्तनद। सम स्टूडेंट्स आर मोर अनक्लियर विद कॉम्बिनेशन लाइक मैनी पीपल से। और कुछ जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके पास ये आइडिया जो होता है ना बिल्कुल क्लियर नहीं होता, वो ऐसे बस बात कर लेते कि हाँ काफ़ी लोग ऐसा कहते हैं। हमें इस तरह की स्टेटमेंट्स नहीं देने, ठीक है। वंस अ पर्सन सेड, ऐसा भी नहीं बोलना कि कभी किसी ने कहा था, नहीं। हम एक बहुत ही अथेंटिक बात करेंगे। अगर हम इस तरह की बातें करेंगे कि हाँ बहुत सुना है, काफ़ी लोग कहते हैं, या किसी ने क्या खूब कहा है, इस तरह की अगर हम बातें करेंगे तो हमारी स्टेटमेंट या हमारा जो भी मटेरियल है वो अथेंटिक नहीं माना जाएगा। So one of the purpose of academic writing is to provide reader with correct and accurate information। तो ये हमारा मेजर एक पर्पज़ ये हो गया कि हमने जब भी अपने रीडर के लिए कुछ भी लिखना है तो हमें सबसे पहले करेक्ट चीज़ लिखनी है, और सेकेंडली कि वो चीज़ बिल्कुल एक्यूरेट हो, सही है, बिल्कुल अथेंटिक हो, बिल्कुल दुरुस्त हो, उसके अंदर कोई झूठ नहीं हो, बिल्कुल सच्चाई पे बात की जाए। तो एक्यूरेसी हमारे पास पहला इंपॉर्टेंट रीज़न आता है। सेकेंडली हमारे पास आता है डेंसिटी। डेंसिटी मीन्स कि वो उस बात की कितनी गहराई है और इसके अंदर क्या मज़ीद चीज़ें आ सकती हैं। ऑन द डेली बेसिस वी यूज़ वेरी सिंपल लैंग्वेज एंड इन वेरी क्लियर वे, बट व्हेन वी राइट एंड रीड एकेडमिक कंटेंट इट इज़ कॉम्प्लेक्स। दैट मीन्स कि हम लोग अपने डेली बेस पे अगर हम देखें तो हम बहुत ही सिंपल लैंग्वेज बोल रहे होते हैं जो कि काफ़ी क्लियर होती है और सादा होती है, तो हर किसी को समझ आती है। लेकिन जब हम एकेडमिक राइटिंग की बात करें तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। दैट मीन्स कि काफ़ी डिफ़िकल्ट है लिखने में भी और साथ ही साथ पढ़ने में भी। In academic writing, we have to use more accurate language from all point of views, which include grammar, phrases, clauses, subordinates, qualifying, adjectives and etc. That means कि जब आप academic writing की बात कर रहे होते हैं तो आपको हर चीज़ बहुत ही accurate language में लिखनी चाहिए। accurate यानी कि बिल्कुल ही दुरुस्त होनी चाहिए, उसमें कोई झूठी बात नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल वैलिड होनी चाहिए जो हर कोई इस्तेमाल कर सके। साथ ही साथ आप अपनी बात को इस तरीके से कन्वे करते हैं कि हर पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी बात बिल्कुल सही हो। दैट मीन्स आपको अपनी बात को नाप तोल के देखना है कि किसी भी कॉर्नर से या किसी भी साइड से ये कोई बात में ख़राबी तो नहीं है। हर लेवल पे जाकर अपनी बात को चेक करना है। और हर लेवल में आता है अब आपकी ग्रामर। आपने देखना कि मैंने जो स्टेटमेंट दी या मैंने जो राइटिंग की है वो ग्रामेटिकली सही है, उसके अंदर कोई ग्रामेटिकल एरर तो नहीं है, उसकी ग्रामर देखनी है। सेकेंडली उसके फ्रेजेस, अगर आप कोई फ्रेजेस इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो फ्रेजेस सही हैं, अप्रोप्रिएट हैं, सही हैं, इस चीज़ का ध्यान रहे। नेक्स्ट आता है क्लॉजेस। क्लॉजेस जब आप लिखेंगे तो सेंटेंस स्ट्रक्चर्स आते हैं उसके अंदर, तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपके क्लॉजेस सही हैं कि नहीं। देन सबऑर्डिनेट्स, वैसे ही एडजेक्टिव। तो ये सब चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। हर पॉइंट ऑफ व्यू से आपने अपनी बात को नाप तोलना है, देखना है कि कहीं भी कोई एरर तो नहीं है, क्या वो हर चीज़ में परफेक्ट है, देन ओनली आप प्रोसीड करेंगे। नेक्स्ट आता है करेक्टनेस। ड्यूरिंग द एकेडमिक राइटिंग यू शुड अवॉइड इनफॉर्मल लैंग्वेज। जब भी आप एकेडमिक राइटिंग कर रहे होते हैं तो आपको फॉर्मल लैंग्वेज जो है अवॉइड करनी चाहिए। इनफॉर्मल मैंने आपको पहले भी बताया था, इनफॉर्मल इस तरह की लैंग्वेज होती है जो हम अपने फ्रेंड्स वगैरह में या फिर अपने रिलेटिव्स में या फैमिली मेम्बर्स में इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वो इनफॉर्मल लैंग्वेज होती है। ठीक है, हमें अवॉइड करनी होती है इनफॉर्मल लैंग्वेज जब भी हम एकेडमिक राइटिंग करेंगे। द पर्पज़ ऑफ एकेडमिक राइटिंग इज़ टू अवॉइड यूजिंग शॉर्ट फॉर्म्स एंड डायलैक्ट वर्ड्स इन योर राइटिंग। ठीक है, ताकि हम पर्पज़ इसका बेसिक ये भी है ताकि हम अवॉइड करें शॉर्ट फॉर्म्स, यानी कि कोई भी ऐसा शॉर्ट फॉर्म है वो हम अवॉइड करें, क्योंकि जो प्रॉपर अथेंटिक वर्ड है उसको ही हम इस्तेमाल करें, ना कि शॉर्ट फॉर्म्स। साथ ही साथ जो डायलेक्ट वर्ड्स होते हैं ये इस तरह के वर्ड्स होते हैं जो किसी भी रीजनल लैंग्वेज में जो कोई ख़ास किस्म के रीजन के लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे वो कोई भी क्लास हो सकती है, कोई भी ग्रुप के लोग अगर इस्तेमाल करें, जो इस तरह की वर्ड, जैसे कि हम अगर बात करें
अगर वैसे बात करें तो ओवरऑल हम लोग हेरो या गुड मॉर्निंग कहते हैं, बट हमारे पाकिस्तान में हम लोग यूँ कहते हैं सुबह बखैर, दैट मीन्स गुड मॉर्निंग। तो ये वाला अगर मैं वर्ड इस्तेमाल करूँगी सुबह बखैर तो किसी और को समझ नहीं आएगा इसका मतलब, क्योंकि ये हमारा रीजनल वर्ड है, हमारे रीजन के लोग, हमारे अपने एरिया के लोग ये चीज़ जानते हैं, इस वर्ड को जानते हैं। तो इस तरह के अल्फाज नहीं यूज़ करने जो कि इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल नहीं है। किसी खास किस्म का एरिया या किसी खास किस्म के लोग ही वो जानते हैं, वो हर किसी पे नहीं मतलब आप अप्लाई कर सकते। तो इसलिए इस तरह के वर्ड्स को अवॉइड करना है और कोशिश करनी है कि वो जो स्टैंडर्ड वर्ड्स हैं, जो बेसिक वर्ड्स हम इंग्लिश में यूज़ करते हैं कुछ स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, वो फॉर्मल वर्ड्स ही इस्तेमाल किए जाएं। तो इसलिए हमारा जो बेसिक पर्पज़ है करेक्टनेस, इसके अंदर ये सारी चीज़ें ही काउंट होंगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है डिटैचमेंट। डिटैचमेंट यानी कि अपने आप को किसी भी उस चीज़ से सेपरेट कर लेना, अलग कर लेना, ला ताल्लुकी ज़ाहिर करना। While writing academic content, the student has to focus more on the objective of the topic rather than focusing on what your audience think about the topic. सही है, जब भी आप academic writing के लिए कंटेंट लिख रहे होंगे तो आपको इस चीज़ का फोकस रखना है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी आपके टॉपिक का क्या मकसद, क्या ऑब्जेक्टिव है, बजाय कि आप इस चीज़ पे फोकस रखें कि ऑडियंस क्या सोच रही होगी या ऑडियंस इस टॉपिक के बारे में क्या सोचती है। आपने ये नहीं सोचना, बल्कि आपने हमेशा फोकस करना है अपने ऑब्जेक्टिव पे। सो व्हेन एवर वी टॉक अबाउट ऑब्जेक्टिविटी, वी टॉक अबाउट द सेंट्रल आइडिया। जब भी हम ऑब्जेक्टिविटी की बात करेंगे, ऑब्जेक्टिव्स की बात करेंगे, तो हम सेंट्रल आइडिया की बात कर रहे हैं, अपने मेन थीम की बात कर रहे हैं। सो ट्राई टू राइट इन्फॉर्मेशन रेलेवेंट टू द टॉपिक विदाउट थिंकिंग व्हाट योर ओपिनियन इज़। ठीक है, तो आपने कोशिश इस बात की करनी है कि आप जो भी इन्फॉर्मेशन लिख रहे हैं वो बहुत ही रेलेवेंट और बहुत ही वैलिड हो, आपके टॉपिक से बिल्कुल रिलेटेड हो, ताकि आप बिल्कुल अथेंटिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करो। ये नहीं सोचना कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, आपका अपना ओपिनियन क्या है, इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन जो बिल्कुल सही है वो इन्फॉर्मेशन आपने लिखनी है। सो ये चार हमारे पास मेजर आ रहे थे पर्पसेस। सबसे पहले एक्यूरेसी, देन हमारे पास आ रहा है डेंसिटी, देन करेक्टनेस और लास्ट में डिटैचमेंट। इन सारी चीज़ों का हमने बहुत ध्यान रखना है जब भी हम लोग एकेडमिक राइटिंग का कंटेंट लिख रहे हों, तो ये पर्पसेस होने चाहिए मतलब। अब हम देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ एकेडमिक राइटिंग। कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो कि एकेडमिक राइटिंग के लिए इंतहाई इम्पॉर्टेंट हैं। सबसे पहले, योर पेपर मस्ट हैव अ क्लियर पर्पस, इट रिप्रेजेंट्स योर ओरिजिनल पॉइंट ऑफ व्यू। आपका जो पेपर होगा एकेडमिक राइटिंग का, उसके अंदर जो पर्पस होगा वो बहुत ही क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ये प्रेजेंट कर रहा है आपका ओरिजिनल पॉइंट ऑफ व्यू। ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा है कि आप क्या सोचते हैं, ये आपके पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सप्लेन कर रहा है, इसलिए क्लियरली एक्सप्लेन करना है अपना जो भी आपका ओरिजिनल पॉइंट ऑफ व्यू है। Secondly, your writing must have a single focus. All paragraphs have to include relevant evidences like facts, expert opinions, quotations, examples to support your thesis statement. जब भी आप अपनी राइटिंग लिखेंगे तो एक सिंगल फोकस होना चाहिए, आपका मेजर फोकस एक ही चीज़ पे होगा कि आपने जो कुछ भी अंदर एविडेंसेस दिए हैं वो बहुत ही रेलेवेंट हो और बिल्कुल ही हकीकत पे बेस्ड हो। दैट मीन्स कि आपने हमेशा फैक्ट्स की बात करनी है, जो सच्चाइयाँ होंगी उनकी। देन एक्सपर्ट ओपिनियंस, जो भी कोई एक्सपर्ट हैं अगर आपके पास, अगर हम बात करें अपनी, तो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स एज हमारे पास बड़े फिजिशियंस आते हैं जो काफ़ी एक्सपर्ट होते हैं, उनके पास काफ़ी तजर्बा होता है। अगर उनके ओपिनियंस लिख रहे हैं तो बिल्कुल वैलिड और रेलेवेंट होने चाहिए, बिल्कुल सही, जैसे उन्होंने बात बताई आपको एग्जैक्टली आपको वैसे लिखना है विद रेफरेंस। देन कोटेशंस अगर आप लिख रहे हैं तो वो बिल्कुल सही होनी चाहिए। दैन एग्जांपल्स अगर आप लिख रहे हैं तो वो भी बिल्कुल करेक्ट होने चाहिए, ताकि आपकी जो थीसिस स्टेटमेंट है ना, ये सारी चीज़ें आपकी थीसिस स्टेटमेंट को सपोर्ट करेंगी। यू मस्ट फॉलो अ स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न। Every academic text must include the following parts like an introduction, the main body and the conclusion. Some papers may require an abstract. ठीक है, फिर इस चीज़ का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रहे कि हम लोग एक स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। दैट मीन्स उसके अंदर कुछ जो पार्ट्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे अगर बेसिक बात की जाए, बेसिकली हर पेपर के अंदर 3 चीज़ें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, जैसे कि इंट्रोडक्शन, देन उसके बाद आती है बॉडी, मेन बॉडी, जो भी आपने कॉन्टेक्स्ट अपना लिखना होता है मेन बॉडी के अंदर आता है। थर्ड पे आता है आपका कंक्लूजन। लेकिन कुछ ऐसे पेपर्स होते हैं जो कि एब्स्ट्रैक्ट भी मांगते हैं, मतलब उसके अंदर आपको पूरे पेपर का बेसिक आइडिया जो होता है ना, वो आपको एब्स्ट्रैक्ट के अंदर लिखना होता है।
सम पेपर्स मतलब कि कुछ पेपर्स में ऐसी रिक्वायरमेंट होती है, बट आम तौर पर अगर हम देखें तो ये 3 पैराग्राफ्स तो लिखने ही लिखने होते हैं हर पेपर में. एज अ राइटर यू नीड टू प्रोवाइड क्लियर, लॉजिकल एंड सिंपल एक्सप्लेनेशंस ऑफ योर रीडर. ठीक है, एज अ राइटर आपका ये काम है कि आप बिल्कुल क्लियर, लॉजिकल, जो बात आपकी लॉजिक के साथ हो, जिसके पीछे कोई मकसद और साथ उसके रीज़न जुड़ा हो, लॉजिकल होनी चाहिए और सिंपल एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए. ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल घुमा फिरा के बातें कर रहे हैं और अगले बंदे की बात ही समझ नहीं आ रही. तो सिंपल होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, लॉजिकल होनी चाहिए, ताकि आप अपने रीडर को हर तरीके से फैसिलिटेट करें और उसे बेहतर तौर पर आपकी बात समझ आ सके. You should refer to a number of scholarly sources. You need to integrate source material into your discussion. That means जब भी आपको कहीं से भी सोर्स, कोई सी भी सोर्स से आप अपना मटेरियल ला रहे हैं तो आपको उधर मेंशन करने की ज़रूरत बहुत पड़ेगी. दैट मीन्स आपको अपना लिखना होगा, कि डिस्कस करना होगा कि कहाँ से आपने कौन सा मटेरियल लिया है और क्या सोर्स है. हो सकता है कोई डेटा आपने कहीं से कलेक्ट किया हो, किसी जर्नल से, किसी बुक से, या फिर आपने कोई क्या कह सकते हैं हम, सर्वेज वगैरह से कलेक्ट किया हो. तो जो भी सोर्स होगी वो आपको मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है. देन टू इंश्योर एकेडमिक इंटीग्रिटी, इसका मतलब ये है कि आपका कमिटमेंट कि आप अपनी जो भी बात करेंगे बहुत ऑनेस्ट करेंगे और अपना जो बिहेवियर है वो भी बहुत मॉरल रखेंगे, मॉरलिस्टिक बिहेवियर होगा आपका. इस चीज़ का आप कमिटमेंट करें कि मतलब आप बिल्कुल ही जायज़ तरीके से, बिल्कुल एकेडमिकली अच्छे तरीके से, अच्छे वे में अपना जो भी रिटन मटेरियल है वो करेंगे. दिस इज़ नोन एज एकेडमिक इंटीग्रिटी. सो एकेडमिक इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जैसे कि APA अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन. दैट मीन्स ये एक फॉर्मेट हमें दिया हुआ है उन लोगों ने कि इस हिसाब से आपने जब भी कोई रिटन फॉर्मेट लिखना है तो ये पैटर्न होना चाहिए. अब इसके अंदर हम किसी दिन डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इसका एक पूरा फॉर्मेट होता है. लाइक जब आप अपना डॉक्यूमेंट लिख रहे होते हैं तो आपको मार्जिन का ध्यान रखना होता है. हर तरीके से चारों कॉर्नर से जो मार्जिन होगी 1 इंच गैप रख के स्टार्ट करना होगा. देन जब भी आप अपना पूरा फॉर्मेट लिखेंगे उसके अंदर 2 स्पेस डिस्टेंस आएगा, यानी 2.0 का डिस्टेंस आएगा, डबल स्पेसिंग आएगी, फिर आप अपना नेक्स्ट लाइन कंटिन्यू करेंगे. तो ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है जब भी आप APA स्टाइल में कुछ भी लिख रहे हो. तो ये पूरा फॉर्मेट होता है जिसमें कुछ रूल्स रेगुलेशंस दिए होते हैं, वो आपको फॉलो करना आता है. और वैसे ही MLA और हार्वर्ड, शिकागो, ये सारे जो है ना डिफरेंट साइटेशंस के जो हैं स्टाइल्स हैं. अब हम लोग जो ज़्यादा फोकस करेंगे वो APA होगा, क्योंकि हमारे ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल्स वगैरह में APA फॉर्मेट ज़्यादा इस्तेमाल होता है. ठीक है, तो जब भी आप इन-टेक्स्ट साइटेशंस करेंगे इस चीज़ का ध्यान रखिए वो कौन से स्टाइल में है और उसके क्या रूल्स हैं और कौन कौन से आपको फॉलो करने हैं. वैसे पेपर सेक्शंस क्या होंगे, फॉर्मेट क्या होगा, रेफरेंस लिस्ट कैसे आएगी, तो ये सारी चीज़ों का आपको बहुत ही ध्यान रखना होता है. नेक्स्ट, व्हाई एकेडमिक राइटिंग इज़ इम्पॉर्टेंट. Every academic paper is a kind of communication tool that allows students to convey the acquired knowledge in a certain discipline. यानी कि जो भी हमारे पास एकेडमिक पेपर या रिसर्च पेपर आता है वो एक तरह से हमारे लिए कम्युनिकेशन का टूल है, जो कि स्टूडेंट्स को अलाउ करता है कि वो कन्वे कर सके जो भी नॉलेज उनके पास है, वो आगे लोगों तक बांट सके अपनी नॉलेज को. ठीक है, तो ये एक तरह से हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है जो कि हम इस्तेमाल करके से करते हैं और फिर अपना जो भी मतलब मैसेज होता है या जो भी हमारा इन्फॉर्मेशन होती है जो हमें दूसरों तक पहुंचानी होती है वो इस ज़रिए से हम पहुंचा सकते हैं. फॉर दिस रीज़न एकेडमिक राइटिंग एंड रिसर्च ऑलवेज फीचर अ सीरियस टोन एंड प्रेजेंट पर्टिकुलर थ्योरीज एंड फैक्ट्स दैट टच अपॉन द गिवन आर्ग्यूमेंट. इसी रीज़न की वजह से, इसी बात की वजह से जो हमारी एकेडमिक राइटिंग होती है और जो रिसर्च राइटिंग होती है उसको हमेशा बहुत ही सीरियसली लिया जाता है और साथ साथ इसके कुछ थ्योरीज और कुछ फैक्ट्स का भी बहुत ध्यान रखा जाता है जब भी हम आर्ग्यूमेंटेशन कर रहे हों. वैसे स्टूडेंट्स लर्न एकेडमिक राइटिंग टू इम्प्रूव लर्निंग डेवलपमेंट. इट इज़ ऑल्सो यूज्ड बाय प्रोफेसर्स टू असेस कोर्स कॉम्प्रिहेंशन. इसीलिए जो स्टूडेंट्स होते हैं एकेडमिक राइटिंग के ज़रिए से अपनी लर्निंग को भी बेहतर बना सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं. और साथ ही साथ इट इज़ ऑल्सो यूज्ड बाय द प्रोफेसर्स. ये जो हमारे प्रोफेसर्स होते हैं, जो हमारे टीचर्स होते हैं, वो भी इससे फॉलो करते हैं और वो इसे यूज़ करते हैं ताकि वो जो हमारे कोर्स की स्पेसिफिकेशंस होती हैं या फिर कॉम्प्रिहेंशंस होती हैं उनको बेहतर बना सके और उनको कर सके. तो ये स्टूडेंट्स से और साथ ही साथ आपके प्रोफेसर्स, हर कोई यूज़ करता है अपनी राइटिंग को मज़ीद इम्प्रूव करने के लिए, मज़ीद बेहतर बनाने के लिए और एक स्टैंडर्ड फॉलो करने के लिए. Writing various types of papers is one of the most dreadful activities which students face in high school and college.
यानी कि ये जो पेपर राइटिंग होती है और डिफरेंट टाइप्स के पेपर लिखना होता है, ये स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही खौफनाक किस्म का टास्क हुआ करता था और होता भी है समटाइम्स, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, काफ़ी सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि लेंथी प्रोसीजर्स होते हैं, आपने बहुत ही सोच समझ के लंबा लंबा लिखना है, बहुत ही प्रोसीजर्स फॉलो करने हैं। जैसे इधर लिखा हुआ है, इट इज़ अ क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड टास्क बिकॉज इट includes lengthy procedures of careful research and requires specific skills। और इसके साथ साथ आपको लेंथी प्रोसीजर्स के साथ साथ कुछ स्पेसिफिक स्किल्स भी आनी चाहिए, क्योंकि उसके बगैर आप नहीं लिख सकते। ऑफन स्टूडेंट्स ईदर डू नॉट हैव सफिशिएंट राइटिंग स्किल्स और दे आर अफ्रेड ऑफ क्रिटिसिज्म फ्रॉम देयर प्रोफेसर्स। और ज़्यादातर स्टूडेंट्स का क्या होता था, या तो फिर उनके पास राइटिंग स्किल्स नहीं होती थी इतनी अच्छी, या तो फिर वो घबरा रहे होते थे क्योंकि वो उनके जो प्रोफेसर्स होते हैं वो उन्हें क्रिटिसाइज़ करेंगे, यानी कि वो उनकी इंसल्ट कर सकते हैं। इस वजह से वो घबराहट के मारे भी नहीं लिख पाते थे। हाउएवर दे कैन नॉट अवॉइड प्रोड्यूसिंग एकेडमिक पेपर्स एज इट इज़ अ वाइटल पार्ट ऑफ एकेडेमिया। दैट मीन्स कि चाहे कुछ भी हो, लेकिन उनको ये चीज़ वो अवॉइड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। जब भी आप एकेडमिक पेपर्स की बात करें, पेपर राइटिंग बहुत ही अहम किरदार है इसका हमारे पूरे फील्ड में, या जो भी हम लोग डिग्री हासिल कर रहे हैं, जौन सी भी, हर किसी के अंदर ये बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है और कैसे भी आप कहें करनी तो आपको पड़ेगी। तो इसीलिए इसके कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं जिसको हम हमेशा हमें याद रखना चाहिए और उसको साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे तो ही हम बेहतर तौर पर लिख सकते हैं। इसका एक और फ़ायदा ये है कि इट इम्प्रूव्स क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, कि ये आपकी क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स को मज़ीद बेहतर बनाती हैं और आप फिर हर पर्सपेक्टिव से सोच सकते हैं। आप एक ही मुद्दे को लेकर हर पहलू से सोच सकते हैं और इसी तरीके से आपकी थिंकिंग एबिलिटी बेहतर होती है, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स बेहतर होती हैं। तो ये आपके लिए खुद के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो जाती है। When you are writing an academic paper, you are not limited to simply present information. The process also involves conducting careful research and assessing information. ठीक है, यही बात का ध्यान रहे कि जब भी आप अपना रिसर्च पेपर दे रहे हैं या फिर एकेडमिक राइटिंग कर रहे हैं, सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपको वो प्रेजेंट करनी है, बल्कि इसके अलावा इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन होगी वो बहुत अथेंटिक होगी और इजीली क्लियर हो कि सबको समझ आ सके। हर चीज़ जो कि एकेडमिकली करेक्ट है वो एकेडमिक राइटिंग में आएगी। जैसे कि आपका टॉपिक रेलेवेंट होना चाहिए, आपका टॉपिक बिल्कुल ही वैलिड होना चाहिए। इन सब चीज़ों का हमें बहुत ध्यान रखना है। Such a process helps increase intellectual capacity and enable you to think critically on various issues। और जब आप इन सारी चीज़ों को, इन सारे पहलुओं को देखेंगे कि करेक्ट है, एक्यूरेट है, रेलेवेंट है, ये सारी चीज़ें सोचेंगे, तो कहीं ना कहीं आपका जो इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी है, यानी आपके ब्रेन का फंक्शन है, आपकी थिंकिंग एबिलिटी है, वो भी इम्प्रूव होगी। Furthermore, it provides you with an opportunity to look into a topic from different dimensions and come up with appropriate solutions। साथ ही साथ अगर हम देखें तो ये आपको कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी देती है कि आप लोग जो है अपने एक ही टॉपिक को हर डायमेंशन यानी हर तरीके से नाप तोल कर देख सकते हैं और अच्छे और मज़ीद बेहतर सॉल्यूशंस के साथ आ सकते हैं। व्हेन यू यूज़ सम एकेडमिक राइटिंग टिप्स, यू नो that the first and the most important stage is planning because a good paper requires a clear structure। ठीक है, जब फिर आप अपनी टिप्स को फॉलो कर रहे हैं एकेडमिक राइटिंग की, तो आपको ये याद रहता है कि तो पहला स्टेप है, पहला स्टेज है वो प्लानिंग होता है। और जब प्लानिंग करेंगे तो डेफिनेटली एक अच्छा रिसर्च पेपर आपका बन सकता है, क्योंकि आपका जो स्ट्रक्चर होगा वो बहुत ही क्लियर होगा। आपको पता होगा आपने करना क्या है, आपने किस तरीके से करना है और क्या चीज़ को इम्प्रूव करना है, हर चीज़ आपको अपने बारे में पता होगी। सो प्लानिंग एक बहुत इम्पॉर्टेंट तरीका है जब भी आपने रिसर्च पेपर लिखना हो। तो ये सारी कहीं ना कहीं एबिलिटीज़ आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को काफ़ी ज़्यादा इन्हांस करेंगी, इम्प्रूव करेंगी। Therefore, you must dedicate enough time to organize information, whether it is known or researched, about your issue into a logical order to ensure the flow of essay is consistent। इसीलिए ज़रूरी है कि आप इतना अपने टाइम को मैनेज करें और अपनी जो भी आपने इन्फॉर्मेशन को जब भी आपने ऑर्गेनाइज़ करना तो अच्छे तरीके से टाइम लेकर बिल्कुल सही तरीके से ऑर्गेनाइज़ करें, ताकि आपका रिसर्च पेपर काफ़ी लॉजिकल और बेहतर हो और इतना रिलायबल हो कि लोग उसको कंसिडर करें। फर्दर देयर आर ड्राफ्टिंग एंड एडिटिंग स्टेजेस।
At these stages, you have to use your critical thinking again to ensure the paper is the best. It could be that your thoughts flow smoothly, your language is clear, and there is no error in the paper. फर्दर हमारे पास ड्राफ्टिंग और एडिटिंग स्टेजेस आते हैं. दैट मीन्स कि आप अब एडिटिंग स्टेज मतलब आपको पता हो कि क्या क्या चीज़ अब एरर है या क्या चीज़ें आपको एडिट करनी चाहिए इसके अंदर, ये वाली स्किल्स आती हैं. ये जो स्टेजेस होते हैं ये थोड़े से वापस से क्रिटिकल थिंकिंग की तरफ आपको लेके जाते हैं, बिकॉज आपको सोचना पड़ता है कि क्या इसमें से भी कुछ ऐसा है जो कि कहीं ना कहीं इनअप्रोप्रिएट है या कहीं ना कहीं जिसके अंदर कोई एरर हो सकता है. तो इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रहे कि जब आपने अपने थॉट्स को बताना है तो वो बहुत ही स्मूथली आप बताएं, बिल्कुल फ्लो के साथ बताएं, बिल्कुल बेहतर तौर पर अपने जो भी आइडियाज़ हैं उनको लिखें. योर लैंग्वेज इज़ क्लियर, और आपकी लैंग्वेज क्लियर होनी चाहिए और कोई भी पेपर के अंदर किसी भी किस्म का एरर नहीं होना चाहिए. बिकॉज अगर कोई भी एरर हुआ दैट मीन्स कि आपका पेपर इतना अथेंटिक नहीं है या फिर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो कंसिडर करें लोग, और फिर आपके जो रीडर्स होंगे डेफिनेटली आप पे रिलायबल नहीं, मतलब आपको रिलायबल नहीं समझेंगे, और फिर आपकी मतलब रिसर्च पेपर को वो वैल्यू, वो मकाम जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिलेगा. देन इट इंक्रीजेज़ योर नॉलेज. सेकेंड मेजर बात ये है कि ये आपकी नॉलेज कहीं ना कहीं पे बढ़ाता है. अगर आप वैसे देखें तो अगर आप एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल है, दैट मीन्स आप सिर्फ अपनी हेल्थ से रिलेटेड ही चीज़ें लिख रहे होते हैं, लेकिन आपकी रिसर्च पे कहीं ना कहीं कोई ऐसी टर्मिनोलॉजी या टेक्नोलॉजी यूज़ हो जाती है जो आपकी फील्ड में नहीं होती, तो कहीं ना कहीं आप उसके ऊपर रिसर्च करेंगे. जब आप और फील्ड में रिसर्च करेंगे या और किसी की फील्ड में जाकर रिसर्च करेंगे तो बेहतर तौर पे आपकी और नॉलेज इंक्रीज़ होगी और कहीं ना कहीं आप ऐसी टेक्निक्स के साथ आएंगे जो आपने पहले कभी पढ़ी ना होंगी. तो इस तरीके से आपकी खुद की इम्प्रूवमेंट हो रही है क्योंकि आपकी खुद की नॉलेज बढ़ रही है. साथ ही साथ आप स्क्रूटनाइज कर सकते हैं कोई भी नए आइडियाज़ को. बेहतर तौर पर आप मज़ीद क्रिटिकल थिंकिंग की तरफ जा सकते हैं. आप ब्रेन स्टॉर्मिंग करेंगे, आप सोचेंगे, आप उसके ऊपर रिसर्च करेंगे, तो फिर आप इस काबिल हो जाएंगे कि आपको सिर्फ अपनी ही फील्ड की नॉलेज नहीं होगी बल्कि दूसरी फील्ड्स की भी नॉलेज हुआ करेगी. तो कहीं ना कहीं इस वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आपकी खुद की ग्रूमिंग के लिए, आपकी खुद की इम्प्रूवमेंट के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी नॉलेज मज़ीद बढ़ेगी, इंक्रीज़ होगी. देन इट प्रिपेयर्स यू टू द फ्यूचर. ये आपको आने वाले कहीं ना कहीं फ्यूचर के लिए पहले से प्रिपेयर कर रही होती है. Writing assignment which you get in college and university actually prepare you for completing more challenging projects that require analytical skills. ठीक है, जब आप अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी में असाइनमेंट्स वगैरह बनाते हैं, ऐसे रिसर्च पेपर्स कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं ऐसे कॉम्प्लेक्स और चैलेंजिंग टास्क वगैरह कर रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी खुद की एबिलिटीज़ और स्किल्स बढ़ रही होती हैं कि अब जब आप फ्यूचर में जाएंगे, मज़ीद अब आप अपनी जॉब पर अपॉइंट होंगे, तो कहीं ना कहीं आपकी एबिलिटी बनेगी कि आप कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस को भी एक्सेप्ट कर सकते हैं और मुश्किल से मुश्किल काम भी करके दिखा सकते हैं क्योंकि आपने पहले से वो सारी चीज़ें प्रैक्टिस में रखी हुई हैं, आपने उस चीज़ को तजर्बा किया हुआ है. तो अब आपकी ये काबिलियत हो गई है कि आप मल्टीपल चीज़ें, काफ़ी सारी चीज़ें एक साथ भी हैंडल कर सकते हैं. तो एक कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस को आपके लिए आसान बनाती है क्योंकि आप पहले से प्रिपेयर हो जाते हैं कि कैसे मैंने मैनेज करना और कैसे इन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन लेके आना और कैसे मज़ीद बेहतर होना है. देन इट हेल्प्स यू टू ग्रो इंटेलेक्चुअली. व्हेन यू आर क्रिएटिंग एन एसे यू डेवलप योर मेंटल फैसिलिटीज़. वैसे ही जब कोई आप ऐसे लिख रहे होते हैं स्कूल कॉलेज में, कहीं ना कहीं से कुछ भी क्रिएट कर रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी मेंटल फैसिलिटीज़ और मेंटल एबिलिटी बढ़ रही होती है. आप सोच रहे होते हैं, आप उसके सॉल्यूशंस के साथ आ रहे होते हैं और अपने ब्रेन को कहीं ना कहीं थिंकिंग की तरफ लेके जा रहे होते हैं. तो इससे आपकी खुद की मेंटल एबिलिटीज़ बढ़ती हैं और इसी तरह से आपकी ऑब्जर्वेशनल और एनालिटिकल स्किल्स भी बढ़ती हैं. आपकी मेमोरी और ज़्यादा शार्प हो जाती है. While producing any kind of academic paper, you get involved in the in-depth analysis of certain issues to be unable to write something worthy and make your paper debatable and argumentative. वैसे ही जब इस तरह के academic papers आप बना रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी इतनी ज़्यादा इंटेलेक्चुअल एबिलिटी हो जाती है कि अब आप चीज़ों को गहराई की तरफ सोच सकते हैं, गहराई से सोच सकते हैं. जैसे कि डेप्थ एनालिसिस कर सकते हैं चीज़ों का. कोई भी इशू हो गया तो उसके बारे में बेहतर तौर से सोच सकते हैं और देख सकते हैं मेजर रीज़न क्या है, कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो उसका. और आपको इतना काबिल आपका पेपर हो जाता है कि वो डिबेटेबल हो कि लोग डिबेट के लिए इस्तेमाल कर सकें या आर्ग्यूमेंटेशन के लिए इस्तेमाल कर सकें.
तो ये आपकी खुद की एबिलिटीज़ कहीं ना कहीं इम्प्रूव हो रही हैं, क्योंकि आप जैसे ही पेपर लिख रहे हैं साथ साथ आपकी मेंटल एबिलिटीज़ बढ़ रही हैं, आपकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ बढ़ रही हैं, आपकी मेमोरी शार्प हो रही है, आपकी ऑब्जर्वेशन, एनालिटिकल स्किल्स, ये सब चीज़ें बेहतर हो रही हैं। एंड लास्टली इट टीचेस यू टू मैनेज योर टाइम। Academic papers always come with deadlines from submitting। सही है, इससे हमें पता चलता है कि हमें कैसे अपने आप को मैनेज करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो जब भी हमें स्कूल, कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ में एकेडमिक पेपर्स या रिसर्च पेपर्स पे काम मिलता है तो हमेशा डेडलाइंस के साथ आता है। इससे हमें पता होता है कि हमारे अगर हमने टाइम पे नहीं सबमिट किया तो हमारे ग्रेड्स में इशू आएगा। तो कहीं ना कहीं ये हमारी ये एबिलिटी को बेहतर बनाता है कि हमें कैसे अपने टाइम को मैनेज करना है और कैसे बेहतर परफॉर्म करना है। सो सच असाइनमेंट्स मेक स्टूडेंट मैनेज देयर टाइम अकॉर्डिंग टू देयर प्रायोरिटी। और साथ ही हमें बताते हैं कि अपने टाइम को कैसे मैनेज करना है और अपनी प्रायोरिटी पे कैसे चीज़ों को लाइन अप करना है। हमें पता होना चाहिए कि पहला काम क्या है, सेकेंडली क्या करना है, थर्ड क्या करना है। तो अपनी प्रायोरिटीज़ को लाइन अप कैसे करना है ये हमें बताता है, और साथ ही साथ अपनी टाइम मैनेजमेंट भी हमें सिखा रहा है कि कैसे कब किस वक्त हमें बेहतर तौर पे सबमिट करना है और इतनी ड्यूरेशन के अंदर करना है। तो कहीं ना कहीं हमारी अपनी पर्सनालिटी के अंदर बहुत ज़्यादा बेहतर चेंजेस आते हैं जब भी हम ये एबिलिटीज़ को अपने अंदर ले आते हैं। तो अगर हम रिसर्च पेपर्स या फिर एकेडमिक राइटिंग को थोड़ा सा सीरियसली लें तो हम अपनी खुद की बहुत ज़्यादा बेहतरी कर सकते हैं। आई होप आज का जो टॉपिक है बहुत ही क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। हमारी कोशिश ये होती है कि छोटी वीडियोस बनाएं ताकि आपका भी टाइम कंज्यूम हो सके और आपको समझ आ सके। लेकिन फिर भी अगर कोई पॉइंट हम लोग ने स्किप कर दिया सो यू कैन प्लीज़ टेल अस बाय कमेंटिंग। थैंक यू।